हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 9 जून को पेपर हुआ था उसका सेकंड पार्ट यानी दूसरा पार्ट। इससे पहले एक पार्ट मैंने डाल दिया है, जिसने नहीं देखा इसे देखने के बाद वो ज़रूर देख लें, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एमपी यानी जो आगे के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो किस प्रकार से एग्ज़ाम बन रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, यानी आप अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, लेकिन पैटर्न भी समय समय के अनुसार बदलता रहता है। तो ये देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न जो आगे के जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। और बता दूं आपको कि आपको ये बताना है कि आपके मैं 75 क्वेश्चन करवाऊंगी, 75 पहले करवा दिए हैं। ये आप ज़रूर बताएंगे 75 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। मेरे उत्तर बताने से पहले आप निशान लगा लेंगे या वीडियो को रोक लेना, ताकि आपका ये अंदाज़ा हो सके कि भाई आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो देखिए, पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है, उपरोक्त कथन में से किसका है। ये कथन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखो, पद्माकर की जो भाषा है बुंदेलखंडी रंग में और मैदानी नदी का प्रवाह है, तो इसमें आप जो मैं बताऊं उन्हीं पर ध्यान देना है, बाकी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये बच्चन सिंह का कथन है। और ये पेपर चाहिए तो पेपर मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इसे ज्वाइन होकर आप इसे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। 70वां प्रश्न, मिश्र बंधुओं के अनुसार बिहारी सच्ची के दोहों की कुल संख्या कितनी है। तो भाई देखो, एक तो आप जानते हो कहीं 713 दिए होते हैं, कहीं 719 दिए होते हैं। तो देखो, अगर कॉमन रूप से देखा जाए तो जिसमें दोहों की संख्या होती है 713, ठीक है, उसमें से 713 में से 6 सोरठा होते हैं। सोरठा दोहे होते हैं 713 और सोरठा होते हैं 6, तो इस प्रकार 719 बन जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, दोनों ऑप्शन हमें आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, दोनों इकट्ठे ऑप्शन कभी नहीं मिलेंगे, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। वैसे मैंने आपको बता दिया कि कुल दोहे कितने होते हैं, 713 होते हैं। और क्या है, अगर उसमें से सोरठा और मिला जाए, सोरठा कितने 6, तो 719 उनकी संख्या हो जाती है। लेकिन पूछा गया कि मिश्र बंधुओं के अनुसार, तो मिश्र बंधुओं के अनुसार यहाँ देखा जाए तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। हो सकता है ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, मुझे तो यही पढ़ा है, मैंने तो अभी तक यही पढ़ा है। अगर आपको मिल जाए तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। भाई देखो, 1-2 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, मैं कोई गारंटी नहीं लूँगी, क्योंकि देखो भाई मानवीय भूल होती है, मैं भी आप ही की तरह हूँ। ये तो नहीं कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आयोग कुछ मानता है और होते कुछ है, यानी विवादित प्रश्न तो हमेशा 2-3 आते ही हैं। तो वारो उर्वशी उत्तम सुन के सुजान, तो वारों के उर्वशी, उर्वशी हृदय समान। तो इसमें कौन सा अलंकार पूछा गया है, तो इसमें कौन सा है, यमक अलंकार है। कौन सा है, यमक अलंकार है। बिहारी के पिता के गुरु कौन थे। देखो, बिहारी के पिता के गुरु थे ये नरहरिदास थे। अब आपके मन में, कईयों के मन में ये डाउट होगा, तुलसीदास के गुरु भी क्या थे, नरहरिदास थे। तुलसीदास के गुरु का नाम भी क्या था, नरहरिदास। लेकिन बिहारी के जो पिता थे केशव राय, उनके गुरु का नाम भी क्या था, नरहरिदास है। भाई देखो, जो ये आ रहे हैं ना, ये मेरी जो पीडीएफ है उसमें से आ रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के यानी जो नेट के जो मेरे नोट्स हैं, इसमें आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके सिर्फ पूरे यूट्यूब पे सबसे सस्ता बैच 199 रुपये में ले सकते हैं। और आगे इसका रेट बढ़ जाएगा, यानी कि 500 के लगभग हो जाएगा। तो आप ये निर्धारित कर लें कब लेना है आपको। लेकिन ये बता दो, ज़्यादातर ये 150% थे, 150 में से 100 से प्लस मेरे पीडीएफ में से आए हुए थे, मेरे नोट्सों में से आए हुए थे। ठीक है, नहीं लेना तो आपकी मर्जी, लेना तो आपकी मर्जी है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जबानदानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ है।
उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस कवि के लिए कहा है? वेरी वेरी एमपी ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक ये प्रश्न आता ही आता है। जिसने नहीं याद किया याद कर लेना कि आज के बाद ये प्रश्न मेरा गलत नहीं होगा। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसके बारे में कहा है? घनानंद के बारे में कहा है। तो ये प्रश्न दो प्रकार से बन सकता है। अब की बार तो ये पूछ लिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? घनानंद के बारे में कहा है। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि घनानंद के बारे में ये कथन किसने कहा है? तो चार ऑप्शन आपके सामने होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, रामकुमार वर्मा, इस तरह के रामस्वरूप चतुर्वेदी, और रामचंद्र शुक्ल तो होगा ही होगा क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने तो ये बोला है। तो देखेंगे तो इसका रहेगा घनानंद। तो दोनों तरफ से आपको तैयार रहना है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला काव्य मानने वाले विद्वान। अब इस प्रश्न में काफ़ी डाउट होता है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो पृथ्वीराज रासो को क्या है अप्रमाणिक मान लिया था। मतलब ये मान लिया था कि ये जाली ग्रंथ है। तो फिर वो पहला महाकाव्य कैसे माने? क्योंकि उन्होंने जब तक इनका गहराई से अध्ययन नहीं किया था तो पहले इन्होंने क्या पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य मान लिया था। और महाकवि किसे माना था? चंद्र बरदाई को। अब क्या है, जैसे पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। अब देखो पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो होगा तो भाई उनके लिखने वाले महाकवि होंगे। इसमें सोचने वाली इतनी बात है नहीं। 82वां प्रश्न देखो भाई, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि निरंतर क्लासें आपको मिलती रहेंगी जिसमें आपको पेड क्लास भी मिलेंगी, निःशुल्क क्लास भी मिलेंगी। दोनों ही जैसे आपकी मर्जी उसे आप पढ़ सकते हैं। रंभा मंजरी नाटिका किस जैन कवि की रचना है? रंभा मंजरी नाटिका किस जैन कवि की है? अब यहाँ से भी आपके दो प्रश्न बन रहे हैं। एक ये कि नैनचंद्र, इसका उतरेंगे नैनचंद्र सूरी। अब देखो नैनचंद्र सूरी क्या है? इसके लेखक है। और ये कई बार विधा पूछी जाती है ना कि ये कहानी है, नाटक है, उपन्यास क्या है? तो ये क्या है? नाटिका है। अब ये नहीं कई बार नाटक भी दिया हो या नाटिका नहीं है तो नाटक भी आप कर सकते हैं। तो नैनचंद्र सूरी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने खड़ी बोली को प्रथम बार कविता में स्थान दिया। यही कारण है कि ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो के लिए उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये देखेंगे आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तो ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तो ये अब तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कथनों से कितने प्रश्न आ रहे हैं। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी पार्ट 1 आप अवश्य देखना। दोनों 150 में से मिलाकर मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है। हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा का आरंभ किस कृति से माना जाता है? बेहद आसान प्रश्न है और बेहद महत्वपूर्ण भी है। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर सोल्व कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। जैसे राहुल वेल है, ये रोड़ा कवि की रचना है। किसके? रोड़ा कवि की है। इसके बारे में बता देती हूँ। पहला नक्सिक वर्णन किया गया था, शिलांकित कृति है। अब शिलांकित कृति का मतलब क्या होता है? जो पत्थरों पर यानी शिलाओं पर लिखी गई हो, जो पत्थरों पर लिखी गई हो। इसमें 5 भाषाओं में, ये 5 बोलियों में लिखी गई है। जिसमें से माफ कीजिए 5 बोलियां हैं। 5 बोलियों में जिसमें प्रमुख है राजस्थानी बोली। यानी 5 बोलियों में राहुल वेल लिखा गया है। ये नक्सिक वर्णन का प्रथम बार वर्णन हुआ है। और 5 बोलियों में सबसे मुख्य बोली है वो राजस्थानी बोली है। चंपू काव्य है, ये भी याद रखें। चंपू काव्य, चंपू मतलब कि गद्य और पद्य का मिश्रण। यानी कुछ भाग गद्य का है, कुछ भाग इसमें पद्य का है। गद्य प्लस पद्य मिला लिया जाए तो चंपू काव्य बन जाता है। अब ये गद्य पद्य क्या होता है? गद्य जो कविता होती है वो गद्य, माफ कीजिए, जो कविता होती है वो पद्य भाग होता है। कविता को छोड़कर सब कुछ गद्य में आ जाता है। ठीक है। तो ये देखें, ये प्रश्न ये हमारे पीडीएफ में से जो ये नोट्स हैं उनमें से आया हुआ है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं में से कोई संबंध नहीं है। ये विचार किसका है? सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। 86वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा का वर्णन? देखो आपने अगर यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हैं या आपने क्वालिफाइड किया है नेट जेआरएफ,
तो ये फर्स्ट यूनिट से आया हुआ प्रश्न है, फर्स्ट यूनिट से आया हुआ, इसका रहेगा 347 फर्स्ट यूनिट में। और ये प्रश्न हमारे नोट्सों में यूं का यूं दिया गया है, दूसरे तीसरे पेज पर ही आपको प्रश्न मिल जाएगा। 87वां प्रश्न, मैं हिंदी के प्रचार राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का प्रमुख अंग मानता हूँ, ये कथन किसका है? तो ये किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। मैं हिंदी के प्रचार और राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ, ये कथन किसका है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र। देखो भाई, कथनों में कोई समझाने की ये नहीं होती, ये जैसे होते हैं यूं के यूं ही लिखे जाते हैं और यूं के यूं ही याद किए जाते हैं, इसमें हम तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख वर्ग में आने वाला राज्य है। तो देखो, ख वर्ग और क वर्ग में बांटे गए थे राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत, तो पंजाब राज्य इसमें ख वर्ग में आ रहा था। तो ध्यान दीजिए, भाषा से संबंधित भी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, कथनों से संबंधित भी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। ये भी नोट कर लिया करो, ये नहीं कि आप ऐसे ऐसे उसका ये ठीक होगा ये ठीक हो ऐसे करते रहो, ये आंकलन किया करो कि कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, किन टॉपिकों से बार बार प्रश्न बन रहे हैं। कौन सा प्रश्न मानक हिंदी को पुरानी हिंदी और उर्दू दोनों से पृथक है? भाई कौन सा प्रश्न या प्रश्न कहें, चाहे विभक्ति कहें, चाहे आप इसे कारक कहें, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न है, कारक है, विभक्ति है, तीनों एक ही बात होती है। तो इसका उत्तर रहेगा ने है, ये अलग करता है, पृथक करता है। आगे बढ़ते 90वां प्रश्न। तो देखो भाई, तार सप्तक से भी 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं, पत्रिकाओं से भी पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक आप तैयार कर लेंगे। एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना कब हुई थी? एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना 1905 में हुई थी। और देखो माफ़ कीजिए, हाँ 1905 ही आएगा इसका। और इसमें शारदा चरण मित्र यानी शारदा चरण मित्र ने क्या इस परिषद की स्थापना करी थी। तो याद करें, एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी, शारदा चरण मित्र ने इसकी स्थापना की थी। तो देखिए, बहुत कुछ आपको अलग सीखने के लिए मिल रहा है, तो जहाँ से भी जितना वो प्रैक्टिस करें। प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स ले लेना, ना लेना आपकी मर्जी है, लेकिन निःशुल्क क्लास भी आपको मिलेगी, पेड क्लास भी मिलेगी, दोनों ही तरह का आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। भारतीय हिंदुयुगीन साहित्य केवल राजनीतिक स्वाधीनता साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य, ये कथन किस आलोचक का है? तो ये किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। देखो, भारतीय हिंदुयुगीन साहित्य केवल राजनीतिक स्वाधीनता साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। यानी ये सिर्फ राजनीतिक साहित्य नहीं है, ये मनुष्य की एकता भी है, इसमें समानता भी है, इसमें भाईचारे का भी साहित्य। ये किस आलोचक का है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतीय हिंदुयुगीन का वेधारा में भारतीय हिंदू की वाजी का सबसे ऊंचा स्वर क्या था? देशभक्ति। देखो भाई, यहाँ थोड़ी देर में आपको बता देती हूँ कुछ बातें। अगर आदिकाल से संबंधित ये कहा गया है, नहीं भक्तिकाल के लिए कहा गया है, रामचंद्र शुक्ल ने तो ये कहा था कि अगर मुस्लिम नहीं आए होते तो इस साहित्य का ये साहित्य नहीं बदलता। मतलब कि लोगों के मन में क्या है, जैसे कि जो मारकाट हो रही थी, लोग आपस में लड़ रहे थे, तो ये कह रहा कि इनके सिवाय यानी उनके पास भक्ति की तरफ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं था, इसलिए भक्तिकाल का उदय हुआ है। तो एक ये बताने के बाद आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनसे बहुत से ऐसे विवाद होंगे जो देखो, रामचंद्र जी इसका विरोध करेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका समर्थन करेंगे। ये दोनों अपोजिट रहते थे, हमेशा विरोधी रहते थे। तो रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि अगर क्या है मुस्लिम नहीं आया होता तो इस साहित्य का ऐसा ही रहना था, ये बदलता नहीं, यानी भक्तिकाल का उदय नहीं होता। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि ये साहित्य क्या है, मुस्लिमों की देन नहीं है, इसको तो बदलना ही था, 12 है ना वैसा ही रहता। ये बार बार ये कथन पूछे गए हैं। तो जब ये देखे भक्ति काल से संबंधित जिसका समर्थन, मान लीजिए आपने रामचंद्र शुक्ल को याद कर लिया और हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको याद नहीं है, तो उसका उल्टा आए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आप निशान लगा देना बगैर सोचे समझे। अगर आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी याद कर लिया और उसका विरोधी आ गया तो रामचंद्र शुक्ल कर देना, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने
बहुत अंग्रेजों की कहीं ना कहीं तारीफ भी की है। अंग्रेजों की क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने बोलते से देशभक्ति, तो उस समय देशभक्ति क्या थी कि जो जो हमारे देश पर जो राज करे थे अंग्रेज, तो इन्होंने राजभक्ति यानी अंग्रेजों की उन्होंने भक्ति भी की है रामचंद्र शुक्ल ने, अगर आपने गहराई से पढ़ा है तो इसका रहेगा देशभक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। और एक प्रश्न मैं आपको और बता देती हूँ, ये यहाँ से हटकर प्रश्न है। हाँ, ये भी, जीर्ण जनपद खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो पहले तो आप ये याद रखेंगे, जीर्ण जनपद क्या है, खंड काव्य है। और किसका है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का है। जीर्ण जनपद क्या है? खंड काव्य। अब ये खंड काव्य क्या चीज़ होती है? खंड काव्य में क्या है, ये पद दूसरे पद से बिल्कुल अलग होगा। मतलब ये इसका इससे को अगर आपने ये पढ़ लिया तो यहाँ तक आप संतुष्ट हो जाएंगे, उस उद्देश्य तक पहुँच जाएंगे, फिर ये अलग होगा। लेकिन जो महाकाव्य होता है उसकी चयन ऐसे चलती है। अगर आपने क्या, जैसे कि आप उदाहरण के तौर में बता रहे, जैसे आप नाटक देख रहे हैं, बहुत सारे सीरियल आते हैं, तो आगे क्या होगा, तो आपके मन में एक उत्सुकता होगी आगे क्या होगा। वो दिखाते हैं ना, कई बार 15-15 दिन लगा देते हैं, आगे क्या होगा आगे क्या होगा। तो वही महाकाव्य के होते हैं। महाकाव्य में क्या है, आगे क्या होगा, ये आपकी उत्सुकता रहती है। जबकि खंड काव्य में जीवन यानी कि किसी भी महापुरुष के एक भाग का वर्णन होगा। मान लीजिए उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, तो शिक्षा का ही मिलेगा। उनकी अगर पारिवारिक संबंधी उतार चढ़ाव है तो पारिवारिक ही मिलेगा। जबकि महाकाव्य में नायक या नायिका के जन्म से लेकर मृत्यु तक का विवरण खासकर मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, खंड काव्य में एक भाग होगा और महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होगा। तो इतना अंतर समझेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि देखो, सिद्धों और नाथों की रचनाओं को रामचंद्र शुक्ल ने शामिल नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, ये मतलब ये साहित्य ही नहीं है, उन्होंने नकार दिया। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्होंने अपने साहित्य में स्वीकार किया था। तो मैंने कहा था ना, एक दोनों के विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे का विरोध करते हुए आपको प्रतीत होंगे। विधवाओं की समस्याओं पर केंद्रित गर्भ घंटा रहस्य का प्रबंध काव्य किसने लिखा? तो ये नाथूराम शर्मा शंकर ने लिखा। विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गर्भ घंटा रहस्य, तो ये आपको द्विवेदी युग का प्रश्न है, ये द्विवेदी युग में आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रामनेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है? मैं हर बार बोलती हूँ नहीं है। सबसे पहले क्या प्रश्न में पूछा गया, अंडरलाइन करना है। तो ये है पद्य प्रसून। क्या है? पद्य प्रसून। बाकी मिलन भी, पथिक भी, सौपन, ये रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं, पद्य प्रसून नहीं है। 56 निम्नलिखित में से वस्तुवादी सिद्धांत किसका है? अलंकार, रीति, ध्वनि, ये है औचित्य। वस्तुवादी क्या है? औचित्य। देखो भाई, काव्य शास्त्र से भी प्रश्न पूछे गए हैं, अलंकार संबंधी प्रश्न भी आए हैं। पत्र पत्रिकाओं से तो यहाँ 3 प्रश्न आए। कथन तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिए, कथन भी आप याद कर लेंगे। शब्दार्थो सहितो वक्रम काव्यशालिनी वंदे व्यवस्थो काव्य तदितात कारिणिनी। उक्त उद्भावना किस आचार्य की है? ये कुंतक की। किसकी है? कुंतक की है। 98वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कतौ विटप विदुर उपारी परसेन बरखत, कतु बाजी से बाजी मर्दी गजराज बकरखत में कौन सा काव्य गुण है? तो किसे है? ओज है। देखो, ओज में क्या होता है कि जैसे कि नायक हो या नायिका, उसमें ओजता का यानी उत्सुकता का भाव, जिसमें आप बोलते हैं ना, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एनर्जी है, ऊर्जा का भाव, यानी देश मान ली 10 देश पर मर मिटने का भाव होगा। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें क्या है, वीर युवा क्या है, बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो इस तरह से आपको ओज भाव, उस तरह माधुर्य भाव किसमें होगा? तो इसमें प्रेमी प्रेमिका का भाव होगा या पति पत्नी का होगा माधुर्य। ठीक है, तो ये सी उसका उत्तर हो जाएगा। लोजाइंस के ग्रंथ का नाम क्या है? पेरिस। इसको भी वेरी वेरी IMP लगा लेना, बहुत बार पूछा गया है, याद रखेंगे। वेदासन प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाकाव्य के संबंध में असत्य कथन किस छाटना है? महाकाव्य कथानक इतिहास व्यक्ति होता है। महाकाव्य सर्गबद्ध रचना है। देह, कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उक्त वैचित्र्य का प्राण तत्व होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्ति वैचित्र्य इसका प्राण तत्व होता है।
शरणागत कहू जे तजय निज अनगित अनुमाना ते नार पाप में तनि विलोकत हाना। रामचरितमानस में ये कथन किसका है? तो ये किसका है? राम का कथन है। किसका है? राम का कथन है। देखो भाई, एक दो, ये रामचरितमानस से भी 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं, रामचरितमानस से भी। देखो भाई, 2-3 प्रश्न इधर से उधर हो सकते हैं, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा गलत नहीं होंगे। 2 से 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न गलत हो सकते हैं, इतना तो ये है कि हाँ, क्योंकि आयोग भी कई प्रश्नों को, विवादित प्रश्न होते, हम कुछ पढ़ लेते किताबों से, वो कुछ मान लेते, इस प्रकार से हर प्रश्न में होते, हर प्रश्न पत्र में 2-4 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं। रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए पहली भक्ति बताई गई है। अरण्य कांड, देखो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड है, यानी 7 सर्ग लगा लिए, चाहे 7 कांड है, 7 सर्ग हैं। तो आप ये, अब इसको कई बार पूछा गया, इसको लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। तो ये इनके 2 वर्ष 7 माह, कई बार 2 वर्ष 7 माह पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे 2 वर्ष 7 माह के लगभग कुछ समय लगा था इसे लिखने में। और ये तो आपको पता ही है, तुलसीदास की रचना है। किसकी है? तुलसीदास की है। ये क्या है? महाकाव्य है। संतों का सत्संग इसका सही उत्तर होगा। अटपटी बात तिहारी उधो सुनो तो जो ऐसी को है, हम हईरी अबला सठ मधु करतने जो कैसे सोए, बूची ही खूबी आदरी काजर नकटी परिवेशी। सूरदास के इस पद में प्रयुक्त खूबी का क्या अर्थ है? मिट्टी का बर्तन, चित्त की प्रवृत्ति, कान में पहनने का आभूषण, नाक में पहनने का आभूषण। तो इसमें आपका उत्तर रहेगा कान में पहनने का आभूषण, जिसको कान में आप लौंग बोलते हो, कोका बोलते हो, नोजपिन बोलते हो, वही है। 104 बिरह संचान भवतन जाड़ा, जीती खाए मुँह नहीं छोड़ा। संचान शब्द से क्या प्राय? तो यहाँ संचान से क्या है? बाज से है। तो ये प्रायवाची कुछ अलग हट के प्रायवाची लिए गए हैं। ये एमपी वालों ने काफ़ी गहराई से प्रश्न पत्र बनाया हुआ है। और भाई देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर का तो देखा जाए तो इतना मुश्किल नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से, क्योंकि देखो ये जो जॉब भी आपकी होती है कितनी बड़ी होती है, तो इस प्रकार का तो प्रश्न आपको तैयार करने ही करने हैं। और अगर आप HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें तो और भी ज़्यादा गहराई से लेते हैं। अगर सब्जेक्टिव पेपर होगा तो शायद इतनी गहराई से नहीं आएगा, सब्जेक्टिव पेपर हुआ तो। जैसे सोना कांच मंदिर में पंक्ति में कबीर द्वारा, सोना शब्द का अर्थ क्या है? तो सोना शब्द का अर्थ है कुत्ता। सोना शब्द का क्या अर्थ है? कुत्ता है। निराशावाद के भीतर आशावाद का संदेश देना, सांसारिक क्षणिकता में वैचित्र्य का इंद्रधनुष खींचना, इन सिद्धों की कविता का क्या गुण है? देखो, निराशावाद के भीतर आशावाद का संदेश देना, संसार की क्षणिकता में उसके वैचित्र्य का इंद्रधनुषी चित्र खींचना, इन सिद्धों की कविता का गुण था। ये कथन किसका है? ये पंडित हजारी प्रसाद, नहीं हजारी नहीं भाई, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आएंगे, माफ़ी चाहूँगी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आएंगे। ललित विग्रह राज नाटक के रचनाकार है, तो इसका रहेगा आपका सोमदेव। क्या रहेगा? सोमदेव रहेगा इसका। ललित विग्रह राज नाटक के रचनाकार ये सोमदेव। देखो, ज़्यादातर प्रश्न क्या है इसमें से बन रहे हैं, आपके जो नेट की जो परीक्षा है उसमें से बन रहे हैं, नेट के पाठ्यक्रम में से बन रहे हैं। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग मानने वाले प्रथम विद्वान, तो देखो काफ़ी बार पूछा गया है, आसान प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका रहेंगे डॉक्टर गिरियसन। डॉक्टर गिरियसन ने भक्तिकाल को स्वर्णयुग माना है। शंभु का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य कथन किस आलोचक का? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। देखो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? शंभु को माना है। अपभ्रंश का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे माना है? शंभु को माना है। तो वैसे भी इसका शंभु, डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसका उत्तर हो जाएगा। मुनिजन विजय रास परंपरा की क्या है? ये शालिभद्र सूरी रहेंगे। मुनिजन विजय जैन रास परंपरा आदि ग्रंथ, ये भरतेश्वर भायुबुली, भरतेश्वर भायु, और इसकी रचना का नाम क्या है? शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी ये काफ़ी बार पूछी गई है। श्रावकाचार की देवसेन की रचना है। श्रावकाचार किसकी? देवसेन की रचना है।
हिंदी लिपि नामक त्रिमासिक, त्रिमासिक मतलब त्रिभाषिक, भाषिक मासिक नहीं भाषिक है, तो त्रिभाषिक का मतलब मतलब तीन, भाषिक मतलब भाषाओं। कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर, इसका क्या, इसमें त्रिभाषिक कंप्यूटर का विकास हुआ था। 111 112वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मानक हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है तो देखो, संबंध के रूप में से का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा मोहन का पिता, तो इसमें पिता पुत्र का संबंध में आप क्या होंगे? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, री ऐसे शब्द आते हैं। से का शुद्ध उच्चारण होता है। संज्ञा विशेषण क्रियाओं में लिंग वचन एवं के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। संज्ञा विशेषण और क्रियाओं में लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन होता है। ये अगर न नहीं होता तो ये ठीक होता, लेकिन न आ गया तो ये गलत होगा। यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रियाओं के अनुसार हिंदी में परिवर्तन होता है। जैसे देखा होगा मोहन खाना खाता है, तो क्या है? प्रिया खाना खाती है, तो देखो हो गया ना, बदल गया ना। देखो भाई, थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें, हो जाता है कई बार ऐसी ऐसी गलतियाँ। और भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। लगातार आपको क्लासें इसमें मिलती रहेंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जानकारी, टीजीटी पीजीटी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगी। और हम किस प्रश्न में आ गए थे? 95 नंबर, यहाँ तक हमारा हो गया था। नक्शीकरण भी हो गया था, यहाँ भी हमने कर लिया था। यहाँ भी हम पहुँच गए थे। यहाँ भी हमने कर लिया था। 117 का व्यवहार हो गया था। हाँ, 112 में हम आए हुए थे। अब 113वां देखेंगे। जब कोई भी भाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है, तो वह किसका रूप ग्रहण करे? परिनिष्ठित भाषा। यानी जब कोई भाषा सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली लगती है, तब वह किसका रूप ग्रहण कर लेते? परिनिष्ठित। परिनिष्ठित मतलब होती है मानक भाषा, जिसमें क्या है? व्याकरण संबंधी शुद्धियों का ध्यान रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा। ठीक है। संपर्क भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संपर्क भाषा देखो, जो अन्य लोगों से संपर्क में काम आए, जिसमें एक से अधिक भाषाओं का मिश्रण हो, जो केवल ज्ञानवर्धक के लिए प्रयुक्त होती है, जिसका प्रयोग केवल राजनीति द्वारा किया जाता है। तो देखो, संपर्क भाषा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा है। संपर्क भाषा, यहाँ भी संपर्क है, और दो लोग आपस में संपर्क कर रहे तो उसे संपर्क भाषा कहते हैं। 115वां प्रश्न आपके। खड़ी बोली जिस प्रकार दक्षिण में जाकर दक्षिणी हिंदी के नाम से प्रसिद्ध है, उस प्रकार गुजरात पहुंचने पर इसका नाम क्या हुआ? देखो, ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। यह गुजरी भी दिया गया है, ठीक है, और गुजरी करके देखे गुजर, लेकिन दिल्ली के पास जो गुजर जाती है, ये इस गुजरी का प्रयोग करती है। ये इसका आपका उत्तर रहेगा कच्छी हिंदी। यानी क्या है? कच्छी हिंदी। रामचंद्र शुक्ल परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक किसे मानते हैं? तो भाषा योग वशिष्ठ को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक किसे मानते हैं? भाषा योग वशिष्ठ को मानते हैं। तो देखिए, नेट का जो तैयारी कर रहे हैं या अभी हाल फिलहाल पेपर दिया है, यानी निकाला है, यानी जिसने 1 साल या 2 साल के अंदर, तो उनके काफ़ी अच्छी तैयारी उनकी होगी। हिंदी नई चाल में ढले, ये सन 1873 में ये कथन भारतेंदु ने हरिश्चंद्र ने किस में कहा? ये कालचक्र में कहा। किसने कहा? ये इनकी क्या है? पत्रिकाएं, वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका, बाला बोधनी। और बाला बोधनी इनकी महिलाओं से संबंधित रचना है।
यानी महिला सुधार के लिए थी। महिलाओं की जो समस्या है उनका निराकरण करने के लिए बाला बोधनी पत्रिका लिखी गई थी। तो ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर तक पूछा जाता है, इसे भी आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। सरदार पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे थे? तो सरदार पूर्ण सिंह ने, ये तथ्य वाले प्रश्न है, इसमें 6 निबंध लिखे थे। सरदार पूर्ण सिंह ने कितने लिखे थे? 6 निबंध लिखे थे। 119वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उपन्यास नामक मासिक पत्र कौन निकालता था? ये किशोरी लाल गोस्वामी निकालते थे। उपन्यास नाम से मासिक पत्र, मासिक मतलब एक महीने में एक बार से आने वाला मासिक पत्र, महीने में एक बार आने वाला। भाई पता नहीं आज क्या हुआ है, ठीक है, लेकिन हम जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप ज़रूर बताएंगे आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। वो पार्ट 1 भी देख लेना और ये पार्ट 2 भी देख लेना। दोनों को देखने के बाद मुझे ये बताना कि आपके कितने नंबर आए हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि या राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, तो 100 से ज़्यादा, ये नहीं कि ये यूपी या एमपी का है तो हमारे तो ये नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके 100 से ज़्यादा प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी का नाम प्रकाशन है। तो प्रिया नीलकंठी का प्रकाशन है, क्या है? एक तो निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा निबंध संग्रहित होते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा निबंध होते हैं, उसे निबंध संग्रह कहते हैं। और ये प्रिया नीलकंठी किसका निबंध संग्रह है? कुबेरनाथ का है, कुबेरनाथ राय का है। ये 2 प्रश्न यहाँ से आपके हो जाते हैं, बल्कि 3 हो गए। और सन 1968 में क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है। कौन सा कथन असत्य है? संतलाल के दास की समाधि नगला भरतपुर में है। दादू दयाल में सत्संग अलग तरीका से प्रसिद्ध हुआ है। और पुरोहित हरिनारायण व्यास द्वारा संपादित के सुंदर ग्रंथावली की कितने भाग है? 4 हैं। तो ये क्या है? इसमें ये इसका गलत है, मेरे ख्याल से इसके 2 भाग होने चाहिए, 2 भाग आएंगे इसके, ये गलत है। ज्ञानबोध मल्लुक दास की, ये बिल्कुल सही है। देख लेना, कंफर्म कर लेना, मुझे तो 2 ही याद आ रहे हैं, वैसे मैं पक्का श्योर नहीं कह सकती हूँ। इसमें देखेंगे अग्रदास किसके ध्यान मंजरी की है? हृदय राम हनुमान नाटक, नाबादास भक्तमाल और प्राणचंद रामायण महानाटक। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अब ये तो मिला लिए, आप अपनी तरफ से भी मिला लिया करो और बताया करो। देखो आपको एक ट्रिक बता रही हूँ मैं, देखो अग्रदास ध्यान मंजरी, जब हमें ध्यान लगाना होता है ना, कहीं हम मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, तो एक बोला था ना कि आगे से आगे ध्यान करो। कई बार आप जैसे ट्रैफिक में जा रहे हैं रोड पर, तो आपने देखा होगा, आपने कई बार आपके साथ जो है आपसे बड़े होते तो आगे ध्यान करो, तो अग्रदास आगे ध्यान करो, अग्र ध्यान मंजरी। हृदय राम, हमारे हृदय में क्या है? हृदय राम ये क्या है? हमारे हृदय में, इसका रहेगा 2 बी का ए। हमारे हृदय में क्या है? हनुमान। आपने देखा हनुमान राम और लक्ष्मण को क्या रखते हृदय में? जो देखा होगा अपने फोटो में, उसमें सीना फाड़ कर दिखा गया है, तो हमारे हृदय में क्या है? हनुमान है। प्राणचंद्र, रामायण हमारी क्या है? प्राण है। रामायण हमारी क्या है? प्राण, क्योंकि हमारे बहुत क्या श्रद्धा का जो दर्जा दिया गया है रामायण। नाभादास, नाभा भक्त क्या है? जैसे भक्त होते हैं वो क्या नभ में, आपने देखो तपस्या उससे करते हैं तो बड़े नभ की तरफ ऐसे देख कर क्या है अपने आराध्य का नाम लेते रहते हैं। भाई जरूरी नहीं जो मैं बता रही हूँ वही याद करनी, जो आपको याद होता है उस प्रकार याद कर लीजिए। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवाद दिखाया गया है, किंतु ये प्रेमाख्यान का अपवाद है। तो देखो बहुपत्नीवाद का मतलब होता है एक से ज़्यादा पत्नी रखने वाला। बहू का मतलब ज़्यादा, पत्नी मतलब एक से ज़्यादा जो पत्नी रखता हो। लेकिन प्रेमाख्यान मतलब जो प्रेम से संबंधित है, जो रोमांस से संबंधित है, लेकिन ये इसका क्या है? अपवाद है। तो ये रहेगा इसका आपका मधुमालती, इसका उत्तर होगा क्या है? इसका मधुमालती आ जाएगा। और ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। कुछ प्रश्न तो ऐसे आए हुए हैं जो टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। नंदास की जड़िया उपाधि को सार्थक करने वाली रचना क्या है? यह है रास पंचादयी। और रास पंचादयी से छंदों का अजायब घर भी कहा गया है। छंदों का अजायब घर भी कहा गया किसको? रास पंचादयी को। और क्या है ये? क्या है इसमें जड़िया की उपाधि से दी गई थी किसको? नंदास को। 125वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भक्ति के साधारण सिद्धांतों का कथन स्वामी हरिदास ने
आपने किस कृति में दिया था? तो इसमें दिया था निजमत सिद्धांत, निजमत सिद्धांत में दिया था। निम्नलिखित में से नेवड़ी बोली में किसकी प्रधानता है? नेवड़ी बोली में ये छत्तीसगढ़। देखो भाषा से संबंधित भी 4 से 5 प्रश्न यहाँ पूछे गए, 4 से प्लस ही होंगे, तो भाषा वाला टॉपिक भी आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। खड़ी बोली में लिखित रचना प्रेम सागर के, बिल्कुल आसान प्रसंग है, लल्लूलाल, प्रेम सागर लल्लूलाल। सदल मिसल की है नासिकेतोपाख्यान, सदल मिसल की बार बार पूछी गई, नासिकेतोपाख्यान है। निम्न में से नारी चेतना विषयक भारत की पहली पत्रिका होने का श्रेय किस पत्रिका होगा? मतलब नारी विषयक यानी जो महिलाओं से संबंधित जो रचना लिखी जाती तो सबसे पहले शुरुआत किससे हुई थी? तो ये अभी हमने पढ़ा बाला बोधनी, और ये बाला बोधनी किसकी रचना थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। किसकी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह, ये कुमकुम, पहला कविता संग्रह किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का कुमकुम है। और ये कब लिखा गया था? 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है कि इसका प्रकाशन वर्ष 1936 था। अतिथि तुम कब जाओगे प्रसिद्ध व्यंग्य कृति किसकी है? ये शरद जोशी की। अतिथि तुम कब जाओगे, ये किसकी है? व्यंग्य, व्यंग्य मतलब कटाक्ष करना, मतलब बात कुछ कहना लेकिन उसमें अर्थ कुछ और ही है, निहित होता है। कई बार देखते हैं ना कि मजाक में बहुत तीखी बात कही जाती है, तो वही है। मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। मिला तेज से तेज ये सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में है, लेकिन सुधा चौहान जो इनकी पुत्री ने अपनी माता जी यानी अपनी मम्मी कहे, अपनी माँ कहे, उसके बारे में लिखा है। तो सुधा चौहान क्या है? इनकी पुत्री है, और सुधा चौहान ने अपनी माता जी के बारे में लिखा मिला तेज से तेज, और ये क्या है? जीवनी है। हो सकता है ये पूछा जाए किसकी विधा है, अगली बार ये आ जाए ये जीवनी किसने लिखी है, इसकी लेखिका कौन है? तो सुधा कुमारी चौहान, आप इसे याद रखेंगे। 135 का कौन सा युग्म असंगत है? तो गलत देखना है, सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना है, हर बार बताती हूँ। प्रेमचंद सर्जन पीठ उज्जैन में, मुक्तिबोध सर्जन पीठ ग्वालियर में, ये गलत है भाई। मुक्तिबोध सर्जन पीठ किस में है? सागर में है। निराला सर्जन पीठ भोपाल में है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में है। लेकिन मुक्तिबोध, मुक्ति अगर इंसान की जो मुक्ति होती है, देखो अपने गंगा में प्रवाह करते हैं जो हमारे पूर्वजों को श्राद्ध देने के लिए, उनके जो मुक्ति पाने के लिए, तो वही आपको ये याद रखना कि मुक्ति पाने के लिए सागर में जाना पड़ता है। कवि बोधा ने बोधा के अतिरिक्त किस नाम से रचना की? बहुत ही देखो कंफ्यूज करने वाला है। अब आप जल्दी जल्दी में जैसे वैसे याद कर लेते हो, जैसे वर्ण, कई बार मैं भी याद करती हूँ, आपको क्या कहूँ, जैसे वर्ण वैसे बै हो गया बुद्धि से, लेकिन इन्होंने देखो कितनी चालाकी के साथ बै वाले ही दे दिए। इसमें आपका रहेगा बुद्धिसेन। क्या आएगा? बुद्धिसेन, इसका सही उत्तर होगा बुद्धिसेन। ठीक है, ध्यान आज याद रख लेना, बुद्धसेन नहीं आएगा, बुद्धिसेन आएगा। बोधा बुद्धिसेन। भूषण को किस राजा ने कवि भूषण की उपाधि दी थी? देखो ये बड़ी ही टीजीटी से लेकर पीजीटी तक, असिस्टेंट प्रोफेसर तक ये प्रश्न पूछा जाता है। ये नहीं कि सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाएगा, टीजीटी पीजीटी में भी ये प्रश्न आपके लिए फायदेमंद रहे। इसका कहेगा राजा रुद्र, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 138वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। छल के अति सुंदर आनंद गौर छल के दृगराज कानन छवि किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी है? ये है घनानंद की पंक्ति। किसकी है? घनानंद की। तो घनानंद की पंक्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इनको भी आप अवश्य याद कर लेंगे। जैसे देखो, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत इसे कहा जाता है किसको? केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है, लेकिन कठिन गद्य का प्रेत आ जाए तो अज्ञे को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे, और दोनों को ही रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसको प्रेम और पीड़ा का कवि कहा जाता है। प्रेम और पीड़ा का कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है। और अगर हम विद्यापति की बात करें तो इसे अभिनव शेखर कहा जाता है, और भी उसके बहुत सारे नाम हैं। मैथिल कोकिल कहा जाता है।
महामीचू दासी सदा पाए दोय प्रतिहार की कृपा सुर जावे। रामचंद्रिका में ये कथन किससे कहा था? जैसे रावण ने कहा था, किसको? अंगद को कहा था। रावण ने कहा था अंगद को। तो ये पंक्तियाँ बीच में से ली गई है भाई, जो आपने गहराई से पढ़ा तो आप बता सकते हैं। उड़ी जाऊ कि तू तऊ गुड़ की उड़ाई का हाथ में। गुड़ी शब्द का क्या अर्थ है? तो गुड़ी का है पतंग। क्या है? पतंग। गुड़ी का क्या अर्थ है? पतंग है। देखो भैया आज बार बार क्या है डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं भी परेशान हो रही हूँ। कोई फिर ज़्यादा इशू नहीं, 2-4 प्रश्न हमारे और बचे हैं, अच्छी प्रकार से इसको आप देख लेना और मुझे नंबर ज़रूर बताओगे आपके कितने आ रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके हमारी कितनी तैयारी है। और अपनी तैयारी बढ़ा दीजिए। अभी HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। काफ़ी समय के बाद ये वैकेंसी आ रही है। ये हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, ये भी हमारा हो गया था, कुछ ही प्रश्न बाकी हैं। 141वां प्रश्न आपकी स्क्रीन, बस 10 ही प्रश्न बाकी हैं। तो ये प्रश्न वेरी वेरी IMP है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है, इसे हम इग्नोर कर देते हैं और ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना, ये वेरी वेरी IMP, ये बार बार प्रश्न आया, केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें 1960 भी आपको ऑप्शन में मिलता है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा था 1960 भी दे देते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1961 इसका उतरेगा, 1960 नहीं आएगा। केंद्रीय समिति हिंदी का गठन, तो इसका 1967 हो जाएगा। केंद्रीय, और ये भी बार बार पूछा, एक तो पहला और एक ये दो तो बार बार पूछे जाते हैं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन, तो इसमें रहेंगे 1971, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971, और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ये इसका रहेगा 1985। तो एक बार मैं फिर से मिलान कर देती हूँ। केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना 1961, केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थापना 1961, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन 1967, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन 1967, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन 1971, और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन 1985। 2-3 बार इसे बोल लेना, जब 2-3 बार रिपीट करोगे तो अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी कंप्यूटर के संदर्भ मंगल क्या है? ये मंगल क्या है? यूनिकोड फॉन्ट है। यूनिकोड फॉन्ट है। देखो भाई ध्यान रहे, आपके प्रवेश करने का मतलब ये है कि आप उन प्रश्नों को दोबारा गलत ना करें, इस बात का ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 रहेगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली की स्थापना 1961। तो ये सोचा करो, एक बार आपका प्रश्न गलत हो जाए ना, तो ये कसम खा लो कि अब दोबारा आ जाए तो मैं इसको गलत नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। वेबसाइट www.hindismay.com किस संस्था से संबंधित है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, जवाहरलाल नेहरू हिंदी विश्वविद्यालय नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, और क्या है? महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट मध्य प्रदेश। तो इसका रहेगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्व संस्थान वर्धा। ये बिल्कुल ना करें कि ये MP वाले में आएगा, हमारे नहीं आएगा, ये आ सकते क्योंकि हिंदी से संबंधित प्रश्न है। हाँ, ये कुछ बोलियों के प्रश्न हो सकते नहीं आए, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि आपके 130 से प्लस प्रश्न सभी के लिए कॉमन है, और 100 से प्लस मेरे वाले नोट्स में आए हुए हैं, 100 प्लस आए हुए हैं 150 में से, जबकि हम MP असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते भी नहीं हैं। संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किस हिंदी भाषी ने रखा है? कन्हैयालाल माणिक, मुंशी गोपाल स्वामी अयंकर, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, नगेंद्र बसु, केशव चंद्र सेन, शारदा चरण मित्र और रामानंद। तो इसका रहेगा कन्हैयालाल माणिकलाल, मुंशी और गोपाल स्वामी अयंकर। संविधान को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किस हिंदी भाषी ने रखा? तो इन्होंने रखा था। ऑप्शन नंबर A सही रहेगा। कबीर के बीजक की टीका महाराज विश्वनाथ ने जूदेव ने किस नाम से बीजक वाणी से लिखी? बीजक वाणी से लिखी थी। 47वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखो ये प्रश्न भी TGT PGT में भी आता है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आता है। चित्रावली उस्मान की है, चित्रावली उस रूप मंजरी नंददास की है, और
रस रतन किसकी है? पूकर की है। छिताई वार्ता नारायण दास की है। अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कैसे आपको ट्रिक करना है। छिताई वार्ता, अब देखो छिताई, यहाँ छिताई वार्ता में देखो बीच में ताई आया है। अब ताई क्या करती है? नारायण की कथा सुना रही है। ताई क्या करती है? नारायण की कथा सुना रही है। तो छिताई वार्ता नारायण दास। रस रतन पूकर, रस रतन, रस मतलब पीना, तो पूकर पीना, रस रतन पूकर। रूप मंजरी किसकी है? नंददास की है। रूप, नंद का क्या है? रूप अच्छा है। नंद का क्या है? रूप अच्छा है। चित्रावली उस्मान, उसका चित्र क्या है? अच्छा है। उसका चित्र क्या है? अच्छा है। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रवावली उस्मान, रूप मंजरी नंददास, रस रतन पूकर, चिताई वार्ता नारायण दास। एक बार आप खुद भी मिलाकर देख लेना। इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती। शुद्ध भाषा का जो चलतापन, सफाई इनकी घनानंद की रचना में वो अन्यत्र दुर्लभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचनाकार के लिए कहा है? तो इसका रहेगा रस खान। इसका उत्तर रहेगा क्या है? रस खान है। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो को सुन लेना, देख लेना, अच्छी प्रकार से तैयारी कर लेना। कथन सही नहीं है। आचार्य रामचंद्र के अनुसार जायसी में शुद्ध भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है और कबीर में चिंतना, तो बिल्कुल ठीक है ये बात भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर हिंदी के आदि रहस्यवादी कवि, इनमें शुद्ध भावनात्मक रहस्यवाद की सृष्टि, ये भी ठीक है। और जायसी के रहस्यवाद कबीर की बात ही साध्य है, ये भी क्या है? अब इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जायसी के रहस्यवाद कबीर की बात ही क्या है? साध्य है, ये भी इसका ठीक हो जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन पानी बासी रंग रंग, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग बास समानी। भाई देखो मेरा बेटा डिस्टर्ब कर रहा है, अभी ये सो के उठ गया है। तो इसका रहेगा रैदास, ये आप सभी जानते हैं। टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछे जाते हैं ये। कई प्रश्न तो ऐसे हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इसको आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कह रही हूँ कि 100 से ज़्यादा प्रश्न उसी पीडीएफ में से आए हुए हैं। काफ़ी शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। इसके साथ आप टीजीटी पीजीटी की भी पेड क्लास लेना चाहते हैं, जो इमारस और एनवेस की तैयारी करें, तो ये 10 दिन के अंदर अंदर ये क्लास शुरू हो जाए। 10 दिन से पहले ही कोशिश करूँगी, लेकिन मैं अंतिम दिन बता रही हूँ कि 10 दिन के अंदर अंदर हम क्लास शुरू करने वाले हैं। और निःशुल्क भी आपको क्लास मिलती रहेंगी। आप कौन सी ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। हमेशा आगे बढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।